प्रभु का ब्रीफकेस। सदियों से इस पृथ्वी में गुड वर्सेस इविल, लाइफ वर्सेस डेथ, लाइट वर्सेस डार्क की जंग चलती रही है। क्या इस दुनिया में शैतान और खून पीने वाले पिशाच रहे हैं या सिर्फ ये हमारी एक कल्पना है? यह 1897 में ब्राम स्टोकर की एक नॉवेल आई जिससे इतिहास के सबसे बड़े शैतानी कैरेक्टर को दुनिया ने जाना, जिसका नाम था ड्रैकुला। लेकिन शैतान और पिशाचों को दुनिया ने इससे पहले तकरीबन 800 साल पहले से किस्सों और कहानियों में जाना था। ब्राम स्टोकर बचपन से बहुत ही कमजोर और बीमार रहने वाले बच्चों में से थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा समय बिस्तर में बीमार रहकर बिताया। उस समय उनकी माँ उनको बचपन में भूत और पिशाचों की कहानियां सुनाती थी, जिससे आगे चलकर उन्हें नॉवेल लिखने की इंस्पिरेशन मिली और 1897 में उन्होंने ड्रैकुला नॉवेल लिखी। ऐसा नहीं है कि भूत और पिशाचों पर ये पहली किताब थी। इससे पहले डॉक्टर जॉन पॉलिड्री की वैम्पायर और जोसेफ शेरिडैन ली की क्रेमिला किताब आ चुकी थी, पर यह पहली बार था जब ड्रैकुला को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश किया जा रहा था। पर ड्रैकुला क्या सिर्फ एक फिक्शन है जो कि सिर्फ हमारी किताबों और फिल्मों तक ही सीमित है, या फिर इसका कोई प्रूफ या इतिहास है? जी हाँ, इसका प्रूफ है आज के रोमानिया में। हाय, मेरा नाम है प्रभाकर और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर प्रभु का ब्रीफकेस, जहां हम इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ दिलचस्प किस्से, कहानियां और घटनाओं को लेकर आप तक आते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छोटी सी राज्य का बादशाह दुनिया के सबसे क्रूर शहंशाहों में शुमार हो गया? क्या वो बचपन से ही ऐसा था या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था? उसके अंदर इतनी नफरत और क्रूरता कहां से आई? इन सब सवालों के जवाबों को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को फिर से पलटना होगा। ये बात इतिहास में उस समय की है जब उस्मानिया सल्तनत बड़ी तेजी से दुनिया भर में अपने झंडे गाड़ते जा रही थी। सुल्तान ने यूरोप में ये मुहिम शुरू की थी। उससे लगभग 10 साल पहले वो सदियों तक कायम रहने वाली अर्जेंटाइन सल्तनत की अंतिम निशानी, जो कि आज का इस्तांबुल है, को उसको जीतकर फतेह सुल्तान की उपाधि हासिल कर चुके थे। उस्मानिया सल्तनत के इतिहास पर किताब उस्मान के ख्वाब में ये बताया गया है कि उस्मानिया सल्तनत के अधीन वलीजिया एक छोटा सा राज्य था, जो कि वार्षिक टैक्स न आने और उसके बाद उसके अधिकारी विलाद की तरफ से हिंसात्मक कदम उठाए जाने की वजह से सुल्तान मोहम्मद ने साल 1462 में डेन्यूब नदी पे जाकर शांति स्थापित करने का आदेश दिया था। कामयाब कार्रवाई के बाद विलाद के भाई रादोल को, जो कि विलाद के अच्छे रवैये की गारंटी के तौर पर इस्तांबुल में बंदी था, विलाद की जगह अधिकारी बनाया गया और विलाद खुद वहां से हंगरी में फरार हो गया। इतिहास की माने तो बुल्गारिया, साइबेरिया और यूनान के ज्यादातर इलाकों में कब्जा करने के बाद सुल्तान ने वलीचिया को भी अपनी सल्तनत में राज्य बनाने का एक ख्वाब देखा था। उसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने जर्मनी से पूर्व की तरफ बहते हुए कई देशों से गुजरकर काले सागर में गिरने वाली डेन्यूब नदी के किनारे के इलाकों में कार्रवाई का आदेश दिया था। संक्षेप में समझें तो मोहम्मद द्वितीय की सल्तनत की तुलना में विलाद का राज्य छोटा था। अपने शासक होने का एहसास सुल्तान मोहम्मद द्वितीय की तुलना में वो किसी भी तरीके से कम नहीं था। ये बात तो निश्चित थी कि विलाद और सुल्तान मोहम्मद द्वितीय के बीच जंग होना निश्चित थी। सवाल सिर्फ ये था कि आखिर कब। आइए अब सुल्तान मोहम्मद द्वितीय और
विलाद को और करीब से जानते हैं। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय और विलाद का कुछ समय एक साथ गुजरा था। उस समय उनके शिक्षक भी एक थे। एक तरफ विभिन्न महासागरों में फैली मुस्लिम सल्तनत का शहजादा और उत्तराधिकारी, दूसरी तरफ यूरोप में एक सल्तनत के अधीन कई राज्यों में से एक ईसाई राज्य का शासक का बेटा। ये दोनों एक ही छत के नीचे कैसे खड़े हुए, ये बात और भी दिलचस्प है। लेकिन पहले ड्रैकुला कहलाने वाले इस शहजादे का परिचय। 1 लाख मौतों को अंजाम देने वाले इस इंसान का नाम था विलाद सोम या विलाद तृतीय। 1431 में रोमानिया में ये पैदा हुआ, जिनके पिता का नाम विलाद द्वितीय था। विलाद द्वितीय का सरनेम ड्रैकुल था, जिसका मतलब ड्रैगन था, और विलाद सोम भी अपने पिता के सरनेम को कैरी करने लगा, यानी ड्रैगन का बेटा विलाद ड्रैकुल। विलाद ड्रैकुला के पिता विलाद द्वितीय वलीचिया का एक हाकिम था, जिसे उस्मानिया के सुल्तान मुराद देसानी ने बगावत के आरोप में तलब किया था। यहाँ पर विलाद द्वितीय के दोनों बेटे विलाद सोम और रादो को तुर्की में ही रोक लिया गया था। मकसद वलीचिया के नए शासकों को तालीम देना और उन्हें तैयार करना था। उन दोनों को सभी तरह की शिक्षा दीक्षा दी गई। लोगों का मानना है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह और विलाद तृतीय ने एक साथ तालीम हासिल की। छोटे भाई रादो पर अपने धर्म गुरुओं और साथियों का ऐसा असर चढ़ा कि वो मुसलमान बन गया, लेकिन वहीं विलाद अपने धर्म पर कायम रहा। विलाद द्वितीय पर अपनी करीबी रियासत ट्रांसिल्वेनिया के राजा जॉन होर्नाडी ने जोर डालना शुरू किया कि वो उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ हो जाए और उनका साथ दे। लेकिन ड्रैकुला के दोनों बेटे उस समय टर्की में थे और वो उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ नहीं जा सकता था। इसलिए जॉन होर्नाडी ने विलाद द्वितीय के कजन को साथ मिलाकर वलीचिया पर हमला कर दिया और विलाद द्वितीय यानी ड्रैकुला के पिता का कत्ल कर दिया गया। इसके बाद उस्मानिया ने विलाद तृतीय को ट्रांसिल्वेनिया के खिलाफ रवाना किया, जहां उसने अपने पिता के कातिल को शिकस्त दी और विलाद तृतीय खुद ट्रांसिल्वेनिया और वलीचिया का राजा बन बैठा। बादशाह बनने के बाद तो मानो ट्रांसिल्वेनिया पर कहर के बादल ही टूट पड़े। ड्रैकुला ने चुन चुनकर उन लोगों को कत्ल करना शुरू किया जो उस समय दुश्मनों की मदद कर रहे थे। यहाँ जुल्म ऐसे कि इंसानियत की रूह भी कांप उठे। यहीं से इतिहास में विलाद तृतीय विलाद इंपीरियल के नाम से कुख्यात हुआ। इंपीरियल यानी किसी जानदार को सींग में पिरो देना और लोगों को इस तरह मौत देना। ये लोगों को मारकर नुकीली लकड़ी या लोहे की छड़ में पिरो दिया करता था। उसे लोगों को तकलीफ देने में मजा आता था, और तकलीफें ऐसी जो यहाँ बयां नहीं की जा सकती। लोग तो यहाँ तक कि कहते हैं कि ड्रैकुला को अपने दुश्मन के खून में सनी रोटियां खाना पसंद था। अपने समय में उसने सेना को और मजबूत किया और जंगी किले भी बनवाए, क्योंकि वो हंगरी के साथ मिलकर उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ लड़ना चाहता था। इन सब के चलते उसने लगातार 3 साल तक उस्मानिया सल्तनत को कोई टैक्स नहीं दिया। उस्मानिया सल्तनत की सीमाओं में घुसकर उसने छापेमार तरीके से कई लोगों का कत्ल किया और कत्ल के बाद लाशों को वो हमेशा की तरह पिरो दिया करता था। जिससे नाराज होकर सुल्तान फतेह ने अपने एक दूत को ड्रैकुला के राज दरबार में भेजा और उसे कुश्तुतुनिया तलब किया। वहीं विलाद इंपीरियल ने इन सब को भी मरवा दिया और लकड़ी के लट्ठों पर उसी तरीके से पिरो दिया। जब फातेह को यह पता लगा तो उसने एक बड़ी फौज विलाद के खिलाफ भेजी, जिससे लड़ पाना विलाद के बस की बात नहीं थी। अब विलाद ने लड़ने की घटिया तरकीबें खोजना शुरू कर दिया था। उसने एक रात छुपकर सुल्तान फातेह के खेमे में सेंध लगाई और रात के अंधेरे में उस पर हमला कर दिया।
लेकिन बाद में उसे पता लगा कि कैंप में सुल्तान नहीं बल्कि सुल्तान के सेनापति मोहम्मद पाशे था। रात का फायदा उठाकर ड्राकुला वहां से भाग निकला, लेकिन सुल्तान का एक दस्ता उसके पीछे हो लिया। विलाद ने आगे भागकर जंगल में शरण ली और अपने पीछे आ रही सेना के लिए एक जाल बिछाया। जब सुबह सुल्तान उस जंगल की ओर रवाना हुआ तो उसने देखा कि वहां पर उसकी सैनिक टुकड़ी को मारकर पूरे जंगल भर में पिरो दिया गया था। पूरा जंगल लाशों से पटा हुआ था। इस पर सुल्तान फातेह ड्राकुला की आगे की चाल समझ गया और उसने पीछे हटते हुए ड्राकुला के छोटे भाई को अपने साथ शामिल किया और ड्राकुला के खिलाफ कर दिया। इससे मोहम्मद सुल्तान फातेह को एक बड़ी बढ़त मिली। मजबूरन ड्राकुला को भागना पड़ा और हंगरी में छिपना पड़ा और वहीं रादो को ट्रांसिल्वेनिया का बादशाह बना दिया गया। हंगरी के बादशाह ने विलाद सोम या कहूं ड्राकुला के साथ वही सलूक किया जो हर दुश्मन एक दुश्मन के साथ करता है। ड्राकुला को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया क्योंकि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। बाद में उसे गद्दी भी हासिल हुई और उसका राजपाट उसे वापस मिला, लेकिन कुछ समय बाद मोहम्मद फातेह की सेना ने दोबारा आक्रमण कर ड्राकुला को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ड्राकुला के जीवन की कहानी तो यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन ड्राकुला आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए जिंदा है, क्योंकि डर का दूसरा नाम ड्राकुला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।